दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों DFCCIL का एग्ज़ाम होने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और आज की इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जो DFCCIL के 100 टॉप क्वेश्चंस है उनके लिए। एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखें और इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन है टॉप मोस्ट। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, पेड टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और सवाल जो है वो आज का पहला आपकी स्क्रीन पर है। एक केबिल में दो चालक हैं। केबिल की जांच हेतु एक सिरे पर इन दोनों चालकों को एक साथ जोड़ा गया, यानी इनका एक लूप बना दिया। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये है तो इनको इस एंड से जोड़ दिया और यहाँ पर हम ओम मीटर से क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। 700 मीटर लंबा केबिल हो तो दूसरे सिरे पर मापे जाने पर लूप का रेजिस्टेंस 100 ओम आता है। 800 किलोमीटर लंबे समान केबिल का प्रतिरोध कितना होगा। साथियों इसके थोड़ा सा जो दिया गया है सवाल उससे मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है। देखो दोस्तों तरीका ये है कि ये यूँ कहा है 700 मीटर लंबा केबिल है। देखो केबिल लंबा होने का मतलब ये हो गया कि लूप जो है वो 1400 मीटर का हो गया। हमने ओम मीटर से जब रेजिस्टेंस लिया है तो 1400 मीटर का जो केबिल है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम आएगा, क्योंकि इसने ये कहा है केबिल 700 मीटर लंबा है। ध्यान से देखना, केबिल लंबा होने का मतलब प्रत्येक चालक 700 मीटर का था तो दूसरा भी 700 मीटर का है। पूरा कंप्लीट लेंथ जिसका हमने रेजिस्टेंस लिया है हमारे लिए वो 1400 मीटर के इक्वल हो गई और उस लूप का यहाँ पर 100 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। और अब पूछ रहा है कि 8 किलोमीटर लंबी समान केबिल का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, यानी 8 किलोमीटर लंबी समान केबिल का रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। देखो 1400 मीटर अगर लेंथ है तो रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ठीक है दोस्तों, इसने लूप का रेजिस्टेंस बताया, ध्यान रखें यहाँ पर हम 700 मीटर नहीं रख सकते। तो 1 मीटर का जो है वो कितना हो जाएगा, 100/1400 ओम हो जाएगा। अब हमें 8 किलोमीटर लंबी केबिल का रेजिस्टेंस बताना है तो हमें तो क्या करना है, लूप का ही रेजिस्टेंस लेंगे हम एक बार के लिए। और लूप का जब हम रेजिस्टेंस लेंगे तो हमारे लिए कितना हो गया, एक तरह से 16 किलोमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक बार आपको 16 किलोमीटर रखना होगा, लेकिन जब रेजिस्टेंस आप बता रहे हैं तो आपको केवल केबिल का ही बताना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो आप इसे लूप ना लेकर अगर 8 किलोमीटर मान रहे तब भी आपको उत्तर सही हो जाएगा। यानी 100/1400 इंटू 8000 करना है आपको और ये आंसर आएगा लगभग 572 ओम के आसपास। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया और इन्होंने क्या माना है, इसका 1143 ओम उत्तर माना है। तो इन्होंने किस तरह से किया है वो भी मैं आपको बता दूं कि 100 ओम रेजिस्टेंस जो है वो 1400 मीटर का है और इन्होंने 16000 का आंसर निकाला है दोस्तों। लेकिन 16000 जो वास्तव में है वो तो एक लूप का रेजिस्टेंस है, हमसे केबिल का पूछा गया है। 8000 मीटर लंबी समान केबिल का प्रतिरोध कितना होगा। इसने ये नहीं कहा कि 8 किलोमीटर लंबी केबिल का यदि लूप करेंगे तब रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो केबिल का रेजिस्टेंस पूछने का मतलब होता है एक चालक की लंबाई का रेजिस्टेंस आपको बताना था। 572 ओम वैसे आएगा, ऑफिशियल आंसर कीमत 1143 ओम माना गया। आपका कितना आ रहा है,
कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अगला सवाल है, चित्र में प्रदर्शित नेटवर्क में R1 के द्वारा शक्ति खपत की गणना कीजिए। समांतर में दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं R1 R2। परिपथ की टोटल करंट बता रखी है 9 एम्पियर। देखो भाई R1 और R2 का जो रेशियो है ना 8 और 4 का है, यानी ये रेशियो बन गया 2:1 का। दोस्तों समांतर में जब R1 R2 2:1 है तो करंट 1:2 में चलेगी। 1:2 का मतलब है यहाँ करंट 3 एम्पियर और यहाँ करंट 6 एम्पियर आएगी। ठीक है, अब देखो ये R1 है हमारा, जिसकी करंट भी है और रेजिस्टेंस भी हमारे पास है, तो I² × R कर देंगे, यानी 3 की स्क्वायर × 8 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 9 × 8 यानी 72 वाट जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। R1 का पावर कंजप्शन पूछा है, R2 का अगर पूछ लेता तब भी I² × R कर देते, यानी 6 × 6 × 4 हो जाता और उत्तर आ जाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी आराम से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 30 वोल्ट इनपुट सोर्स वाले एक वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा आउटपुट में एक लोड को 10 वोल्ट प्रदान किया जाता है। प्रतिरोध R1 का मान ज्ञात करें। ये है डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर और आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो दोस्तों 30 वोल्ट का हमने इनपुट दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं R1 और R2 दो सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस हैं। एक तरह से हमें ये दिया गया कि R2 जो 100 ओम का है उस पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो बाकी के जो 20 वोल्ट है वो कहाँ ड्रॉप हो रहे होंगे? R1 के ऊपर। यानी R1 पर 20 वोल्ट और R2 पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। R2 जब 100 ओम का है तो सीधी सी बात है R1 कितने का होगा? 200 ओम का होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में जो रेजिस्टेंस का अनुपात होता है वही वोल्टेज का अनुपात होता है, यानी जिस पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप हो रही है मतलब वो हायर वैल्यू रेजिस्टेंस ही माना जाता है। सो R2 अगर 100 ओम का है तो R1 200 ओम का है। हमें यहाँ पर सी उत्तर सही करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक सिग्नल के जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? दोस्तों सिग्नल के ऑपरेशन लगभग 6 प्रकार के होते हैं। टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, इस तरह से होते हैं। जो टाइम शिफ्ट सिग्नल होते हैं वो केवल लेफ़्ट और राइट होते हैं, यानी इस तरह से जब सिग्नल है तो ये अगर इसका राइट है तो इस तरफ लेफ़्ट में वो सिग्नल जो है वो प्रचालित हो सकते हैं, यानी सिग्नल या तो लेफ़्ट में होगा या राइट में शिफ्ट होगा। जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है, ध्यान रखना। जो टाइम स्केलिंग होती है वो या तो कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन होता है। यानी इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन में 3 तरह के सिग्नल शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं आपके सामने, दोबारा सुनिएगा। टाइम शिफ्टिंग होती है लेफ़्ट और राइट, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, और टाइम स्केलिंग होती है कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड शिफ्टिंग कहलाता है जब के का मान, तो तब कहलाता है जब के का मान नेगेटिव हो। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है के से 0 भी अधिक हो सकता है, यानी के का मान 0 से भी कम होगा तो उसे डाउनवर्ड शिफ्टिंग बोलेंगे। इसी तरह से अगर के का मान पॉजिटिव है यानी 0 से अधिक है तो उसे एम्पलीट्यूड अपवर्ड शिफ्टिंग कहा जाता है सिग्नल की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिग्नल क्रिया में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? मैथमेटिक्स की तरह ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता है, इवन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड सिग्नल आएगा, ओड को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, लेकिन इवन में से इवन घटाने पर ओड नहीं आएगा। इसमें जो सिग्नल आएंगे वो इवन ही आएगा।
भाई 4 में से अगर आप 2 घटा रहे हैं तो उत्तर कितना आया, 2 आया ना, माइनस का 2 तो नहीं आया। ठीक है, इवन में से इवन अगर आप घटा रहे हैं तो ओड सिग्नल नहीं आएगा, इवन सिग्नल ही आएंगे। क्वेश्चन का डी आंसर आपका गलत है। अगला सवाल है टू पार्ट टैरिफ जो होता है सामान्यतः किस प्रकार के कंज्यूमर्स के लिए होता है। साथियों, टैरिफ के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। 2 पार्ट टैरिफ का मतलब ये होता है कि उसमें जो प्रति यूनिट कंजप्शन हो रहा है वो अलग से लिया जाता है और उपभोक्ता से किलोवाट में उसकी स्वीकृति लोड कितनी थी उसके हिसाब से अलग रेट ली जाती है। ये कई तरह की विधियाँ होती है, कंप्लीट क्लास मैंने आपको दी हुई है, ज़रूर उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। 2 पार्ट टैरिफ भी होता है, 3 पार्ट टैरिफ भी होता है, सिंपल टैरिफ भी होता है, ब्लॉक रेट टैरिफ भी होता है, पावर फैक्टर टैरिफ भी होता है। कई प्रकार के टैरिफ होते हैं, मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। ध्यान रखें, 2 पार्ट टैरिफ जो है सामान्यतः इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके लिए लिया जाता है। ठीक है ना। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए सिंपल रेट टैरिफ ली जाती है। सिंपल रेट का मतलब होता है कि जितने यूनिट एनर्जी आपने कंजप्शन किया बस उतने का ही आपको चार्ज पे करना पड़ता है। अगला सवाल है कि कौन से ब्रिज फ्रीक्वेंसी के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो वेन ब्रिज जो होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी मापने के ही काम आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव जो है वो वेन ब्रिज ऑसिलेटर ही माना जाएगा। HRC फ्यूज सर्वश्रेष्ठ प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रदान करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से बहुत अच्छा या बेस्ट प्रोटेक्शन HRC फ्यूज प्रदान करते हैं। हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है। बकोलज रिले एक प्रकार की है। क्या है एक प्रकार की, मतलब किस प्रकार की रिले, सवाल ये पूछा। बकोलज रिले केवल ट्रांसफार्मर में लगती है और वो भी ध्यान रखना ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में लगती है, और ये गैस प्रचालित रिले मानी जाती है, ध्यान रखना। यानी इसका ऑपरेशन ट्रांसफार्मर ऑयल से निकलने वाली गैसों पर डिपेंडेड होता है और ये मेन ऑयल टैंक और कंजर्वेटर के बीच लगाई जाती है, ध्यान रखना। केवल ट्रांसफार्मर में लगेगी, किसी मोटर वगैरह में नहीं लगती। और केबल का जो सीथ होता है, कवचिंग जो होती है, उसके लिए किस मटेरियल को काम में लेंगे, सामग्री को काम में लेंगे। तो शीशा जो होता है ना, लेड जिसको बोलते हैं, वो अपन कवचिंग में काम में लेते हैं। और कवचिंग का उद्देश्य क्या है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, कोर को मॉइस्चर से बचाने के लिए लगाते हैं अपन, नमी से बचाव के लिए। ठीक है। सिंगल फेज मोटरों के लिए किस प्रकार का स्टार्टर आएगा। ड्यूअल स्टार्टर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का होता है। तो सिंगल फेज मोटरों में हमेशा ड्यूअल स्टार्टर ही लगता है, ये तीनों बाकी 3 फेज मोटरों के स्टार्टर है। अगला सवाल है कि लाइटनिंग अरेस्टर को सामान्यतः किसके नज़दीक लगाते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ें। 2 पोल का अल्टरनेटर है, 1500 RPM पर रन कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करें। दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला 2πf होता है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। देखो, सबसे पहले जब आप फ्रीक्वेंसी लेकर आएंगे तो फॉर्मूला होता है Pn/120 फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। 2 पोल 1500 RPM की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी आएगी 25 हर्ट्ज, क्योंकि 2 पोल 3000 RPM की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आती है। जब आपने उसी पोल पर स्पीड आधी कर दी तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो निकाल दो उत्तर। 2 × 3.14 × 25 कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 157 रेडियन पर सेकेंड। अगला सवाल है कि फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो सबसे कम किस प्रकार के पावर प्लांट में होती है। जल विद्युत उत्पादन में होती है भाई। पन बिजली घर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी नदी या नहर पर ही प्लांट को स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर पानी ऑटोमेटिक आता है। इनका फ्यूल कौन है, वाटर, जल ही तो है। अगला सवाल है कि इफ़ यानी यदि x - t बराबर x+ का t हो जाता है
इसी तरह से x माइनस एन बराबर x प्लस का n हो जाता है। तो एक्स टी और एक्स एन जो है ये किस प्रकार के सिग्नल कहलाते हैं। देखो भाई दोस्तों, याद रखें, जब भी एक सिग्नल का निशान बदल जाता है और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे और नेगेटिव से भी वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इस तरह के सिग्नल को इवन सिग्नल कहा जाता है, सम सिग्नल बोलते हैं इनको। और अगर इनका निशान बदल करके नेगेटिव हो जाता है तो इनको ओड सिग्नल कहा जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, यानी अब दोनों में माइनस से प्लस का सिग्नल हुआ है तो ये अपना इवन सिग्नल कहलाएगा। निम्न में से किसे 0 ओम रजिस्टर भी कहा जाता है। 0 ओम रजिस्टर जो है वो सिंगल ब्लैक बैंड रजिस्टर को कहते हैं, यानी एकल काले रंग की पट्टी अगर किसी रजिस्टर पर है तो उसकी कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं है, 0 ओम उसका रेजिस्टेंस है। डीसी कंपाउंड जनरेटर जनरली कहाँ काम में लिया जाता है, किसकी सप्लाई के लिए लेते हैं, तो वो एलिवेटर मोटर्स, इनकैंडिसेंट लैंप और रेलवे सर्किट में जनरली यूज किया जा सकता है। डी उत्तर सही करेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है और वो कम धारा के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो ये गलत कथन है। ठीक है ना, कौन सा सही है ये पूछा है। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन वाला सही है, लेकिन वो कम धारा के लिए नहीं, अधिक धारा के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट हमारा सही आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस से दोलन उत्पन्न होगा। दोलन का मतलब होता है ओसिलेशन। ओसिलेशन तब उत्पन्न होता है जब एक एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक देने का मतलब होता है वो सिस्टम क्लोज लूप की श्रेणी में आता है। तो ओसिलेशन तब उत्पन्न होता है जब सर्किट क्लोज हो, यानी उसमें वापस फीडबैक दिया जाए। ओपन सर्किट में कोई फीडबैक नहीं होता है। ओपन लूप का मतलब होता है कि उसको आउटपुट खुला छोड़ रखा है हमने। ओसिलेशन केवल किससे उत्पन्न होगा, ओनली 2 से उत्पन्न होगा। क्लोज लूप सिस्टम जो है ना, वहाँ से ओसिलेशन उत्पन्न होगा और कोई तरीका नहीं है। अगला सवाल है, IGFET का वास्तविक नाम मोसफेट है ना, सॉरी उल्टा हो गया। मोसफेट का वास्तविक नाम IGFET है, ऐसा क्यों। मोसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है और IGFET का इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसके गेट पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत लगी होती है। गेट इंसुलेटेड होता है, गेट की तरफ से कभी भी चालन भाग में करंट प्रवाहित नहीं होता है, ये इसकी विशेषता होती है। एंड JFET से फास्टेस्ट होता है ये। टनल डायोड की फैब्रिकेशन किससे होती है, या तो जर्मेनियम की होती है या गैलियम आर्सेनाइड की होती है। डी उत्तर कर देना। जब सप्लाई का प्रकार AC है या DC ये सुनिश्चित नहीं हो तो किस मीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। PMMC का नहीं करना चाहिए, इंडक्शन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि PMMC केवल DC पर लगता है और इंडक्शन टाइप केवल AC पर लगता है, तो हमें पता नहीं सप्लाई का प्रकार कौन सा है, इसलिए इनको नहीं लगाएंगे। बी उत्तर कर देंगे 1 और 3। रोटरी कन्वर्टर सामान्यतः किस फेज में उपलब्ध है, तो रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज में भी है, 3 फेज में भी है, 6 फेज में भी है और 12 फेजों में भी है। ठीक है, ऑल अबोव आ जाएगा, डी उत्तर होगा। और DC मोटर में स्विनबर्न टेस्ट किस भार पर करते हैं, तो स्विनबर्न नो लोड पर हानियाँ ज्ञात करने का एक टेस्ट का प्रकार है। डी उत्तर करेंगे, 0 भार पर टेस्टिंग का ये माना जाता है। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। यदि पसंद आए हैं तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।